हाँ तो बउआ लोग, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम आ गया है, रिवीजन का टेंशन है, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई लव रिवीजन। तो आज हम सब करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो कितने चैप्टर्स हम सब करने वाले हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एसिड बेस एंड साल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन एंड मोशन। तो ये पीडीएफ भी आप सबको मिल चुकी होगी। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अब सबसे आसान चीज़ आपको बता रहा हूँ कैसे करना है चीज़ों को। एकदम मेरी बातों को सुनिएगा, फिर सारी चीज़ें एकदम ईजी हो जाएंगी, है ना। जैसे एक स्लोगन मैंने बनाया है, हमने साइंस को बनाया ईजी और सबके चेहरान पे, सॉरी बाय मिस्टेक स्लोगन में, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने साइंस को ईजी बनाया और सबके चेहरे पे मुस्कान छाया। तो इस तरीके से अब चलिए क्या कहना है मुझे वो बताता हूँ, कैसे आपको पढ़ना है। देखिए मैंने आपकी बुक के सारे एग्ज़ाम के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा, मेरी बस लैंग्वेज को ध्यान देना, और आप बना के लिख देंगे तो भी सारे आंसर आपके सही होंगे, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी कवर करता चलूँगा एकदम ईजी वे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हीट क्या होती। जो जो बोल रहा हूँ उतना आपको ध्यान देना है, बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट क्या होती है, एनर्जी का फॉर्म होता है। अब ये एनर्जी है, गर्म होगी तो इन्वायरमेंट को गर्म करेगी। जैसे कि आप चाय के ऊपर देखिए, चाय के जब चाय पकती है ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। तंदूर के आसपास जहाँ गैस या बनती है, चूल्हा वगैरह जलता है, आसपास का एरिया गर्म हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हाई से कहाँ जाएगा, लो की तरफ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लो टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है। जैसे घरों में फ्रिज होती है, अब फ्रिज ठंडा करती है, आप बटन दबाते हो फ्रिज ठंडा करती है, यानी वो हीट को निकालती है। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, यानी मशीन को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब बात आए नॉर्मल, तो हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अब बात ये आती है सबसे ज़्यादा वीआईपी टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि जो हीट फैल रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, वो हीट के तरीके क्या हैं, ऐसे पूछा जाएगा मोड। सबसे पहले आपको आना चाहिए एक सर कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो पहले आपसे ये पूछ लेगा, फिर आपसे डिफरेंस पूछेगा कि तीनों में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले बताना, देखो सर, हीट ट्रांसफ़र की जो कंडक्शन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। क्या मतलब, जैसे आपने गर्म तवे को छुआ तो आपको भी गर्मी लगी। पतीली में खाना गर्म हो रहा है तो जो चमचा है पतीली के अंदर, वो चमचा भी गर्म हो गया है। इसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, उसे बोलते हैं कंडक्शन। और इम्पॉर्टेंट है, सॉलिड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सॉलिड चीज़ों के अंदर होता है कंडक्शन, है ना। जैसे देखो लिखा हुआ है, गर्म बर्तन को छूने पर गर्म लगता है। अब यहाँ पे होता क्या है समझिएगा, यहाँ सॉलिड का पार्टिकल वाइब्रेट करता है। समझिए वाइब्रेट करने का मतलब क्या है, अपनी जगह पे ही रहता है, बस वो क्या करता है, एनर्जी को आगे पीछे ट्रांसफ़र करता है, आगे पीछे अपनी जगह पे रहकर। जैसे एक लाइन लगी हुई है, आप प्रेयर करते हैं, लाइन लगी हुई है, आप लोग अपनी जगह पे ही खड़े हैं, लेकिन आप सामान को आगे से पीछे तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे हाथ बाय हैंड, इस तरीके से। इसे बोलते हैं क्या, कंडक्शन, यानी वाइब्रेशन करना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हीट करोगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी आती है, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से वाइब्रेशन तेज़ होता है और हीट जल्दी ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन इजी वे में हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कन्वेक्शन। यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब क्या, जब आप पानी को गर्म करते हो तो बुलबुला नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो इसका मतलब जो भी पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, अपनी जगह से हट रहे हैं। सर ये किस में होता है, ये होता है लिक्विड और गैस में। सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता। अब सोचिए, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं आपने पढ़े होंगे, वो फिक्स होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, वो चल तो सकते नहीं हैं। तो इसका मतलब कन्वेक्शन कभी भी सॉलिड में नहीं होगा। जैसे पानी को गर्म करने पे पानी ऊपर की तरफ घूमता है, हवा में फैल जाता है, हीट फैल जाता है। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, विंड का मूवमेंट, क्लाउड है ना, इसको ये जस्ट अ मिनट, ये आपका है क्लाउड। तो क्लाउड हो गया, रेन हो गया, रेड फॉर्मेशन, ओशन करंट है ना, जो ओशन करंट होती है, ये सारी चीज़ें कन्वेक्शन है। सर रेडिएशन क्या होता है, अब ये रेडिएशन जो होता है वो वेव के फॉर्म में होता है, लहरों के फॉर्म में होता है ना। वेव धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है, स्पेशली वैक्यूम में भी होता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली जगह, जहाँ कुछ भी नहीं है,
जहाँ कुछ भी नहीं है, जैसा कि स्पेस वगैरह है वहाँ पर भी। तो देखो लिखा हुआ है सन की हीट अर्थ तक कैसे आती है, स्पेस में तो वैक्यूम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सन से जो अर्थ तक हीट आती कैसे आती है। हमने कहा सर वहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो ना कंडक्शन हो सकता है ना कन्वेक्शन हो सकता है, तो क्या होगा, रेडिएशन। एक और चीज़ पूछी गई है फायर प्लेस, जहाँ कहीं भी आग का मतलब जो गर्मी और ठंडी में सुलगाई जाती है, कोयला तापा जाता है, वहाँ पे जो है जब आप बैठते हैं दूर तक आपको गर्म महसूस होता है ड्यू टू द रेडिएशन। कन्वेक्शन भी होता है बट रेडिएशन का मेजॉरिटी इफेक्ट होता है। देखो 2 पॉइंट कितने आसान तरीके से हो गए। अभी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब आते हैं गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, है ना। अब समझो ये कंडक्टर बस वाले कंडक्टर रही हैं, ये गुड और बैड। अब समझना क्या है, कंडक्टर का मतलब कंडक्ट करने वाले, गुड का मतलब अच्छे, जिन मटेरियल से हीट कंडक्ट हो जाएगी। जैसे आपका बर्तन किसका होता है, सिंपल है, हमारा बर्तन जो है वो लोहे का होता है, स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, यानी ये सब मेटल के बने होते हैं कहीं ना कहीं, या एलॉय होते हैं मेटल। तो जो मेटल की चीज़ें हैं वो हीट को कंडक्ट करती हैं। कंडक्ट का मतलब एक तरफ गर्म करोगे तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगा। जो देखो कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, जितनी भी धातु है, जितनी भी मेटल्स हैं, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है, गीज़र है ना, जो गर्म होता है, आयरन यानी प्रेस के अंदर कभी भी देखो क्या लगा होता है, एक गर्म करने वाला रॉड, या आप कह सकते हो कि जो सर स्प्रिंग गर्म होती है उसमें हीट, ये सारी चीज़ें। तो गुड कंडक्टर का देखो यहाँ पे यूज़ भी आपको पूछा जाएगा, यूज़ भी हो गया। बैड कंडक्टर जिसे इंसुलेटर पूछते हैं, बैड का मतलब इनके अंदर से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। एयर है, वाटर है, कॉटन आपसे पूछा गया है, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है ना, ये सारी चीज़ें। तो लिखा हुआ है हैंडल ऑफ यूटेंसिल, वूलन क्लॉथ जो होता है, रूफ टॉप ऑफ बिल्डिंग होती है, यानी जो थर्माकोल की बनी होती है, ये सारी बातें जो है वो बैड कंडक्टर होती हैं, जो ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब चौथा पॉइंट आते हैं, कन्वेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। कन्वेक्शन क्या होता है, अब देखो कहानी तो इतना समझ लो, इस पूरे डायग्राम को समझ लो। आप नीचे से हीट दे रहे हैं, हाँ सर हीट दे रहे हैं, आप ध्यान से देखना। अब देखो हीट दे रहे हैं तो ये जो आपको वायलेट वायलेट दिख रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। अगर मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, तो जब गर्म होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। अब खुद सोचो, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनकी जगह हो जाएगी खाली, इनकी जगह क्या हो जाएगी, खाली, तो साइड वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, वो गर्म होंगे, ऊपर जाएंगे, उनकी जगह खाली हो जाएगी। तो देख लो, अब पूरा एक बार पढ़ा कर दिखा देता हूँ। जब किसी लिक्विड या गैस को नीचे से हीट किया जाता है, इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है, जब किसी लिक्विड या गैस को नीचे से हीट किया जाता है तो नीचे के पार्टिकल काइनेटिक, अभी आपको नहीं, नीचे के पार्टिकल एनर्जी पाकर मूव करने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये मूव करेंगे दूर दूर जाएंगे, और अगर दूर दूर जाएंगे तो इसका मतलब हल्के हो गए हैं, हल्के हो गए तो ऊपर की तरफ जाते हैं। देख लो, हल्के हो गए तो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ऊपर के ठंडे यानी हल्के, जो ऊपर के ठंडे पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाते हैं, उनकी जगह भर लेते हैं। जब ये साइकिल बार बार होती है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द कन्वेक्शन करंट, ऐसे गर्म वाले गए ऊपर, यस सर, गर्म वाले गर्म होकर ऊपर गए, ठंडे वाले नीचे आए, इसे ही बोलते हैं सर्कुलर मोशन यानी कन्वेक्शन करंट, है ना। जैसे आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। अब देखो कितने आसान तरीके से इस डायग्राम की हेल्प से या वैसे भी आप समझ सकते हो। बस एक लाइन आपको दिमाग में रखना है, सर सी ब्रीज दिन में होती है, सी ब्रीज कब होगी, दिन में। दिमाग लगाना, दिन में आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक ज़मीन है और एक क्या है, समुंदर है। एक ज़मीन है एक सी है, कौन जल्दी गर्म होगा, अपना दिमाग लगाना ताकि आप रटना मत। हमने कहा सर ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। अब सोचो, खुद अंदाज़ा लगाओ, दिन में ज़मीन जल्दी गर्म हो गई, यस सर ज़मीन जल्दी गर्म हो गई। क्या गर्म होने के वजह से उसके जो पार्टिकल होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, यस सर ऊपर गए। क्या वो जगह खाली हो गई, यस जगह खाली हो गई। अब जब जगह खाली हो गई तो सी से हवा आने लगी, सी ब्रीज, ख़त्म, सी ब्रीज। देखो हो गया पूरा। अगला लैंड ब्रीज, सर रात में क्या कहानी होगी, रात में कहानी उल्टी होगी। रात में ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी तो क्या हुआ, समझ लो कहानी, इसका उल्टा करना भाई साहब। रात में ज़मीन क्या ना, ज़मीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, ज़मीन जल्दी से ठंडी हो गई तो जल्दी गर्म भी हुई और जल्दी ठंडी भी हो गई। अब दिमाग लगाना, सर जल्दी ठंडी हो गई, इसका मतलब क्या होता है कि अब समुद्र गर्म है। सर ये क्या मतलब है, समझो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ ज़मीन और समुंदर है, रात की बात है, ज़मीन जल्दी से ठंडी हो गई, इसका मतलब कौन गर्म होगा, समुंदर। इसका मतलब समुंदर के पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
लैंड वाले पार्टिकल समुंदर की तरफ जाएंगे, लैंड ब्रीज, डायग्राम बना देना बस इस तरीके से पूरा। अब एक लाइन में ख़त्म ऐसे करो, एक लाइन में ख़त्म करो। सर डे है, डे में सी ब्रीज होती है, सी से लैंड की तरफ हवा चलती है। इसका मतलब कैसे निकालेंगे सर? इसका मतलब लैंड वाले पे हवा नहीं रही होगी, उसके पार्टिकल नहीं रहे होंगे, इसका मतलब उड़ गए होंगे। नाइट में लैंड ब्रीज होती है। तो कितने आसान तरीके से ख़त्म हो गया पूरा। चलिए आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। लैंड ब्रीज सी ब्रीज से फ़ायदा क्या? हमने कहा टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? कोस्टल एरियाज़ में जहाँ ये ज़्यादा होता है ये टेम्परेचर को मॉडरेट यानी बैलेंस करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस करते हैं। कन्वेक्शन करंट का और एग्जाम्पल लैंड ब्रीज सी ब्रीज हो गया, हीटिंग ऑफ वाटर हो गया पॉट के अंदर, वेंटिलेशन हो गया रूम के अंदर, ओशन करंट हो गया, विंड मूवमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज में लिखी हुई हैं। अब देखो पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। अगला आता है रेडिएशन। अभी आपको बताया गया रेडिएशन क्या होता है। विदाउट द मीडियम, बिना किसी मीडियम के जो ट्रांसफ़र करता है उसे, है ना, रेडिएशन बोलते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है भाई साहब? रेडिएशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? हमने कहा डार्क कलर जो होते हैं, अच्छा अभी किस किस बातों पे डिपेंड करता है, अभी डजंट मैटर, है ना। थर्मल रेडिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने कहा सर पहला डिपेंड करता है कलर कैसा है। हमने कहा जो डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, या जो रफ़ सरफेस होती है वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे जल्दी गर्म हो जाएंगे, जैसे ब्लैक कलर अभी आपको बताया जाएगा। अगर सरफेस शाइनी है, चमकदार है, स्मूथ है या वाइट है तो ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, भगा देते हैं, तो कम गर्म होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं चॉइस ऑफ कलर। कलर की क्या चॉइस है? हमने कहा सर समर और विंटर, गर्मी में, अब खुद सोचो गर्मी में हमको गर्म ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या है? हमें ऐसा कलर चूज़ करना है जो लाइट को एब्जॉर्ब ना करे। सर कौन सा ऐसा कलर है? वाइट कलर या लाइट कलर। तो वाइट कलर क्या होता है? कम से कम एब्जॉर्ब करता है, कम से कम एब्जॉर्ब करता है। अब ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, मतलब अंदर कम आने देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब टकरा के वापस जाना, भगा देगा, तो हमें गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। और विंटर के अंदर हम चाहते हैं भाई साहब हमको गर्मी लगे, तभी स्वेटर वगैरह पहनते हैं, है ना। तो बैड कंडक्टर वो। दूसरा कलर डार्क कलर चूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगला हीट एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है? हीट एब्जॉर्प्शन किस किस बातों पर डिपेंड करता है? हमने कलर पे डिपेंड करेगा, वाइट है कि ब्लैक है, नेचर पे स्मूथ है कि रफ है, एरिया पे, ड्यूरेशन पे, ज़्यादा एरिया ज़्यादा गर्म, मान लो धूप में ज़्यादा देर तक रख दिया, टाइम ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा। अब देखो कितने आसान तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज। अब आप जल्दी से आ जाओ अपनी बुक के, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। देखो लिखा हुआ है पेज नंबर, जब आप 51 पे अपनी बुक के आएंगे तो उस पर जो आपका ट्रू फॉल्स लिखा है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब वो सारा हमने कवर कर दिया है पूरा, एक मैं थोड़ा सा टाइम लगा बता रहा हूँ ताकि पूरा। हाँ सर, हीट हाई टेम्परेचर से लोअर, हॉटर से कोल्डर, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, है ना। चलो बस वहाँ पे बुक ने क्या लिखा हुआ है, कोल्डर, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ हॉट। कोल्ड इसका मतलब लो टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा, कोल्ड। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट। देखो हॉट से कहाँ जा रही, उस तरफ जा रही होगा। दूसरा, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड इज बाय कंडक्शन। बिल्कुल 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 गलत 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 गलत। कंडक्शन सॉलिड में होता है, लिक्विड में नहीं, इसका मतलब गलत हो जाएगा। अगला, व्हेन मटेरियल इज हीटेड इट्स पार्टिकल वाइब्रेट सोलरली। नहीं, हम जब हीट करते हैं तो वाइब्रेट ज़्यादा होता है, ऑप्शन गलत। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यस सर, हमने लिखा जितने भी मेटल हैं गुड कंडक्टर होते हैं। अगला, फ्लफ्ड ऑफ कॉटन इन द क्विल्ट। अभी आपको बताया जो भी कॉटन वगैरह होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी लॉस ऑफ हीट को बचाते हैं। देखो सारे के सारे आपके चेक पॉइंट कवर हो गए, है ना। अगला आते हैं चेक पॉइंट, पेज नंबर 55 पे आ जाइए। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड बाय कन्वेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये फ्लूइड क्या होता है? देखो लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड और गैस को ही क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ये बात समझना, लिख लेना। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर क्रिएट विंड, है ना। तो ये कन्वेक्शन करंट आप कह सकते हैं, और जिसको विंड भी कह सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मोशन। कई बार विंड लिखा है, कई बार सर्कुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। अगला, कन्वेक्शन करंट इन द एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल। कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, रेनफॉल वगैरह भी होती है ना, कन्वेक्शन की वजह से। तो यहाँ आपको लिख सकते हैं। अगला, द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम सी टू लैंड। अब यहाँ पे देख लो, अगर सी टू लैंड जा रहे हैं, सी से जा रहे हैं तो सी ब्रीज, लैंड से जा रहे हैं तो लैंड ब्रीज। देखो पूरा कवर हो गया पूरा का पूरा। अगला आते हैं पेज नंबर 57 पे, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम। देख लो अभी बताया आपको कि जब मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, वेव के फॉर्म में, विदाउट एनी मीडियम, तो रेडिएशन विदाउट एनी मीडियम वेव के फॉर्म में, तो यानी वे वैक्यूम के फॉर्म में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी मीडियम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हालांकि आगे लिखा हुआ है
तो ये आप लिख लीजिए विदाउट एनी मीडियम, क्योंकि ये बार बार आपसे आ रहा है। तो विदाउट एनी मीडियम कहाँ रेडिएशन। अगला, इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन द हीट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो देख लो वेव के फॉर्म में जाती है, यहाँ पे है। अगला, द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड इंफ्रा, तो ये अभी है नहीं, हमने बताया नहीं है, जरूरत भी नहीं इतना ज़्यादा। अगला, द कलर दैट एब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर थर्मल रेडिएशन, जो कौन सा ऐसा कलर है जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो हमने कहा सर ब्लैक कलर, डार्क कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, यहाँ आपको बताया। देखो पूरा का पूरा ये कवर हो गया आपका। उसके बाद आते हैं फिर से चेक पॉइंट नंबर 4 पे, कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड ओनली, ये बात सही है। कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सॉलिड के अंदर होता है। अभी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, स्टार लगा दिया, इसलिए स्टार लगा दिया मैंने, जहाँ जहाँ स्टार लगाया है। देख लो वैक्यूम में भी विदाउट एनी मीडियम, ये सारी बातें। अगला, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई कन्वेक्शन इन द गैसेस, गलत, गैस में भी कन्वेक्शन की वजह से होता है, अभी आपको बताया, यहाँ पे पॉइंट है ना। चलिए ये हो गया। अगला, हीट मेक द पार्टिकल ऑफ मैटर मूव फास्टर, बिल्कुल अभी बताया आपको, हीट ज़्यादा होगी, वाइब्रेट ज़्यादा होगा तो मूव फास्टर, तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ वाइब्रेट ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, मूव, रुको, वाइब्रेट ज़्यादा तो इसका मतलब मूव फास्टर। देखो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं। ओके चलिए अगला, इन द कन्वेक्शन द हॉट पार्टिकल मूव अपवर्ड, बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बताया कि जो कन्वेक्शन होता है जब आप गर्म करते हो तो ये हॉट पार्टिकल, ये गर्म वाले पार्टिकल कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये पार्टिकल हो गए हैं गर्म, तो ये गर्म होकर कहाँ जाएंगे, ऊपर, गर्म होकर कहाँ जाएंगे, ऊपर। ये पार्टिकल जो आपके हैं ये वाले, ये पार्टिकल कैसे हैं, कूल, ये पार्टिकल अभी कैसे हैं, कूल, कहाँ आ रहे हैं, नीचे। ये पार्टिकल कैसे हैं, कूल, तो कूल पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, नीचे। गर्म वाले कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। देखो हो गया। गुड एब्जॉर्बर आर हीट आर पुअर, गलत, गुड एब्जॉर्बर जो होते हैं, गुड होते हैं वो क्या, रेडिएटर। तो ये पूरा। अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम पे, पेज नंबर 59 पे बार बार। पहला, कंडक्शन ऑफ हीट कैन टेक प्लेस थ्रो, हमने कहा कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में हो रहा है, बार बार आ रहा है इसलिए स्टार लगा दिया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हमने कहा हीट ट्रांसफर के 3 ही मेथड है, चौथा गलत हो जाएगा। ओशन करंट किसकी वजह से होता है, हमने कहा कन्वेक्शन की वजह से होता है, देखो स्टार लगाया उस पर। द रूफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इन, है ना, रूफ टॉप किसकी बनी होती है, थर्माकोल, देखो स्टार लगाया हुआ है। विच कलर एब्जॉर्ब द मिनिमम रेडिएशन, हमने कहा वाइट वाला मिनिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो कहाँ गया ज़्यादा रेडिएशन, सरफेस शाइनी। तो यहाँ पे देखो ये वाइट कलर जो होता है समर में पहुँचते हैं, सरफेस शाइनी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं कम, तो मिनिमम क्या करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, मिनिमम एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे वाइट कलर को स्टार लगा देता हूँ, ये डार्क कलर ज़्यादा, मिनिमम का, ये पूरा हो गया। ठीक, तो एक्सरसाइज ऐसी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। आप लॉन्ग के क्वेश्चन आ जाओ, लॉन्ग के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, ये देख लो पूरा का पूरा। ये आपका पार्ट, यानी ये आपका F1 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ कि भाई साहब ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, F1 इस तरीके से। दूसरा, हाउ आर सी एंड लैंड ब्रीज फॉर्म, सी एंड लैंड ब्रीज कैसे फॉर्म होती है, ये आपका लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन हो गया, हमने पूरा किया है। व्हाट इज़ द रेडिएशन, तो रेडिएशन वाला देख लो, तो रेडिएशन वाला आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडिएशन आपका लॉन्ग का F का 3 वाला आंसर हो जाएगा, कितने आसान तरीके से। और कौन क्या अफेक्ट करता है उसी में आपको मिल जाएगा। अगला, हाउ वुड यू रिलेट चॉइस ऑफ कलर, चॉइस ऑफ कलर पे आपको मिल जाएगा F का नंबर 4 मिल जाएगा आपको। देखो कितने आसान तरीके से पूरा खत्म होता है, जो लॉन्ग के सारे आपको खत्म हो गए। लॉन्ग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लॉन्ग के सारे, लॉन्ग ना सारे खत्म हो गए। सिग्निफिकेंस क्या है लैंड ब्रीज का, अब देखो यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। कन्वेक्शन सारे ताकि क्वेश्चन हो जाए, सिग्निफिकेंस कि लैंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा ई का 7, ई का क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला है। इतने आसान तरीके से, है ना। वाई कैन हीट फ्रॉम सन नॉट रीशेड बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, देख लो। तो हमने कहा ये ई का ये वाला हो जाए, रेडिएशन इसलिए होता है कि सन की हीट अर्थ तक स्पेस में यानी वैक्यूम पे, ये आंसर आप दे देंगे तो आपका ई का क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, है ना। ये तो कितने, तो इसलिए बता रहा हूँ। गिव एटलीस्ट 5 एप्लीकेशन ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एवरीडे लाइफ, पुअर कंडक्टर के 5, तो ये आपको देखिए गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर अभी पढ़ाया आपको। 4-5 मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5 आपको लिखा, तो कई सारे और भी लिख सकते हैं। तो ई का आपको कहाँ गया 5, ई का 6, तो ये पूरा जो बैड कंडक्टर है ये आपका ई का 6 हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन वो कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। और गिव 1 एग्जाम्पल, ई का 4, कन्वेक्शन करंट कहाँ कहाँ लगती है, कहाँ कहाँ होता है, तो हमने कहा देखिए भाई साहब ये जो आपको क्वेश्चन है वो ई का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि पूरा आपको कहीं और से पढ़ना पड़े। हाउ डर गुड कंडक्टर, ई का 2, गुड कंडक्टर यूज़फुल कैसे है, गुड कंडक्टर यूज़फुल कैसे है, तो हमने कहा सर ये देख लीजिए ई का क्वेश्चन नंबर 2 ये बताया हुआ है,
हो गया, समझ में आई ना पूरी कहानी। ये अगला अर्थ के अंदर आपको पढ़ लेना है, अर्थ के अंदर कैसे, वो नोटबुक से पढ़ लेना। और व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द एब्जॉर्बेंस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ई का 5वां अभी आपको बताया कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ई का क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। डी वाला आसान है, एक एक लाइन का है, बस समझ में आ गई ना, बस कहानी खत्म। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, एसिड बेस एंड साल्ट। देखो कितने आसान तरीके से मैंने पूरा। अब आते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। पहला ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ, सबसे मस्त, एसिड और बेस में डिफरेंस बताइए। एसिड और बेस हमने कहा बहुत आसान, 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर, बेस का बिटर होता है। टच करोगे एसिड पानी जैसा लगेगा, बेस सोपी सोपी सा होता है, सोपी सोपी सा सोप जैसा लगता है। लिटमस पेपर वाला आपको 100% याद ही रखना है। कहानी बताता हूँ, बेस ब्लू कर, देखो 2 ही टाइप के लिटमस पेपर हैं, रेड और ब्लू। बेस ब्लू करता है, इतना बस याद रख लो सर, बेस ब्लू करता है, बेस ब्लू करता है, बेस ब्लू करता है, इसका मतलब एसिड रेड कर देगा। अगला, वाटर में एसिड सॉल्यूबल होता है ज़्यादातर, लेकिन बेस कुछ सॉल्यूबल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जला देते हैं, और ये जो कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं वो नहीं जलाते हैं। देखो एसिड बेस में डिफरेंस पता चल गया आपको, बात समझ में आ गई। अगला, अब एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे, यही पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, इनसे पूछता है। अब देखो एसिड इक्वस, इक्वस का मतलब होता है पानी। यहाँ पे जो इक्वस लिखा हुआ है, इक्वस 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 का मतलब होता है पानी। इक्वस में H+ देता है, पहचान होती है। बेस OH- देता है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। H+ का नाम हमारे सिलेबस में भी नहीं, हाइड्रोक्साइड। देखो आसानी से याद करो, कभी नहीं टफ होगा। एसिड के एग्जाम्पल याद करो 4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सीधा पूछेगा आपसे, सीधा नाम पूछेगा, याद कर लो, स्टार लगाया है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में होता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कार की बैटरी में होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। HCl H2SO4 आपको हर हाल में याद होना चाहिए। आते हैं इसमें, ये स्टार लगा लेना भाई साहब, आएगा या जाएगा, यानी क्वेश्चन या तो आएगा या तो गलत होगा, कैसे समझिएगा। NaOH, अब देखो कुछ पहली बातें यहाँ पे याद रख लो, पहली ये बातें क्या क्या पढ़ो कैसे। Na को बोलते हैं सोडियम, K को बोलते हैं पोटेशियम, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, Zn को बोलते हैं जिंक, Fe को बोलते हैं आयरन, Cu को बोलते हैं कॉपर। अब समझिए कहानी क्या है, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, O-2 को ऑक्साइड, S को सल्फाइड। अब सर कैसे कैसे याद रखिए, देखिए जब ऑक्सीजन अकेला है, कोई भी जब अकेला होता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नाम होते हैं। लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये, तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर अकेले होगा, किसी के साथ जुड़ा होगा सल्फाइड। तो इससे क्या होगा ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। अभी देखो, अभी धीरे धीरे आपको पूरी बातें समझ में आ गई। देखो पहला हमने कहा सर, Na को बोला सोडियम, OH को बोला हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम याद होना चाहिए, फिर बोल रहा हूँ स्टार लगा रहा हूँ कॉमन नेम पे, कॉमन नेम पे स्टार लगा रहा हूँ। कॉमन नेम स्टार का मतलब क्या है, याद ही रखना है आपको। कास्टिक सोडा, के का भी बोला सर, के को बोलते हैं पोटेशियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब Ca को बोलते हैं सर कैल्शियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। अब कहानी सुनना, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे OH एक बार लगाया, यहाँ पे OH 2 बार लगाया। अभी रट लो, कभी टाइम मिलेगा पूरा सिखा दूंगा। MgOH ट्वाइस, 100% स्टार लगाना। Mg को बोलते हैं सर मैग्नीशियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सोप सॉल्यूशन भी कैसा होता है, बेसिक होता है, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। अब सबसे पहला आपसे यूज़ पूछा जाएगा, तो फिर बोल रहा हूँ, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर या साबुन बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग में हेल्प करता है, सॉयल की एसिडिटी ख़त्म करता है, क्योंकि ये बेस होता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला स्टार लगा लेना, जो सबसे ज़्यादा काम का होता है, ये वाला, कि हमारे पेट में जब HCl बढ़ जाता है तो याद करो पेट में दर्द होने लगती है, इनडाइजेशन, उसको ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेकर आते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बात समझ में आई। और फर्टिलाइज़र बनाने में अमोनिया का हाइड्रोक्साइड, अमोनिया इज़ अ फर्टिलाइज़र, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकर आते हैं। अब आसानी से आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही होगी, पूरी चेहरे पे मुस्कान आ रही है, तो आप मेरा नारा जिसको जिसको याद है वो कमेंट करे, वो नारा कमेंट होना चाहिए हर हाल में। तो सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है
पट्ट से टन से दबाओ उसको, लाइक करो ताकि लाइक आपको दिखना चाहिए, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, एक भी नंबर कहीं इधर उधर नहीं होगा। अब आते हैं सोर, मिल्क और कर्ड। अब कौन सा एसिड किसके अंदर है याद कर लीजिएगा। मिल्क के अंदर या कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर बार बार पूछता है। लेमन के अंदर या ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है ना, इसको रट लो। और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। बाकी टी के अंदर टैनिक एसिड और ग्रीन सेब के अंदर मैलिक एसिड, तो ग्रीन सेब वाला भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अब ये बताइए एसिड कैसे जानेंगे, बेस कैसे जानेंगे, ये बताइए। तो हमने कहा बेटा कुछ नहीं, इंडिकेटर, बार बार ये आपसे पूछ लेगा व्हाट इज़ द इंडिकेटर, कुछ नहीं, आसाम से ऐसा सब्सटेंस जो एसिड बेस को बताए। सर कैसे बताएगा, क्या उसके पास ज़बान है, बोल देगा, नहीं, अपना कलर चेंज कर देगा। क्या करेगा, कलर चेंज, कैसे समझिए देगा। लिटमस पेपर है, एसिड बेस न्यूट्रल, मैंने 3 चीज़ लिखी हुई है। न्यूट्रल का मतलब ना एसिड है ना बेस है, ना प्लस है ना माइनस है, ऐसा कुछ समझिए। लिटमस, हमने कहा सर एसिड, एसिड क्या करता है अभी बताया था, लिटमस वाला ब्लू से रेड कर देता है। हमने कहा बच्चा ऐसा मत याद करो, आप ऐसे याद करो, सर बेस ब्लू करता है, बेस ब्लू करता है, बेस ब्लू करता है, कभी नहीं गलती होगी। चाइना रोज़, एसिड में मजेंटा कलर होता है, बेस में ग्रीन कलर होता है, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है। कहानी समझ में आई। टर्मरिक, येलो में टर्मरिक हल्दी पीली होती है, पीली ही रहती है, बेस में रेड हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से लिखा हुआ है। फेनोफ्थैलीन कलरलेस होता है, बेस में पिंक हो जाता है। तो जो इस रेड वाला है वो याद रखिए, जो रेड वाला है वो याद रखिए, ये वाला। चलिए अब समझिए कहानी क्या हो रही है। अब समझिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझिए। चाइना रोज़ के इंडिकेटर को कैसे बनाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, हमने कुछ नहीं करेंगे। चाइना रोज़ की पत्ती को ले लेंगे, सेपल पेटल, अच्छा अभी नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ा होगा सेपल पेटल, चलो कोई बात नहीं। चाइना रोज़ की पत्ती को ले लेंगे, पानी में भिगो देंगे, उसको बॉयल कर देंगे, उसका कलर छूट जाएगा, उसी कलर को फ़िल्टर कर लेंगे, उसी को यूज़ कर लेंगे। कितना आसान तरीके से पूरा हो गया, आसान इजी। अब आते हैं सर एसिड और बेस को रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा। दो गुस्सा वाले आदमी, एसिड भी बहुत तगड़ा कोरोसिव नेचर का, बेस भी कोरोसिव नेचर का, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, सर एसिड और बेस को मिला देंगे, साल्ट बन जाएगा। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आसान, कोई पूछे व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड बिकम न्यूट्रल एंड मेक द सॉल्ट। अगला देखो HCl और NaOH। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे याद करें, हमने कहा बच्चा जब तक हम हैं कोई गम नहीं है आपके पास, हमने कहा बहुत आराम से। HCl देखना ध्यान से, कैसा याद होगा आपको, ध्यान से, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बताओ एसिड क्या देता है, H हटा दिया, सर बेस क्या देता है, OH हटा दिया, पानी बना दिया, क्या बचा, यहाँ Na, यहाँ Cl, NaCl जिसे कॉमन साल्ट बोलते हैं, ओ बच्चा पार्टी, और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब समझना साल्ट के बारे में कुछ पॉइंट। सर साल्ट आयनिक होते हैं, आयनिक का मतलब बाद में आएगा धीरे धीरे, सर प्लस और माइनस होते हैं। अगला क्रिस्टल से बने होते हैं, क्रिस्टल चमकदार, सर वाटर में घुल जाते हैं इसलिए नमक पानी में घुल जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सर क्यों, क्योंकि आयन होते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल। सर ये कहीं समझ में नहीं आया, मतलब क्या समझना, एसिड तगड़ा होगा एसिड जीत जाएगा तो एसिडिक बन जाएगा, बेस तगड़ा होगा बेस जीत जाएगा बेसिक बना देगा, दोनों नहीं जीत पाएंगे आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, बस कहानी। अब आते हैं फार्मूला ऑफ साल्ट, उनके कॉमन नेम, उनके यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कौन वाला समझिए, NaCl आराम से याद हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट घरों में मीट या फिश के प्रिजर्व करने में या खाने को। अगला इंपॉर्टेंट सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉशिंग नहीं बेकिंग सोडा। कैसे याद रखोगे सर, ये एक याद कर लो, NaHCO3, सर इसको बोलते हैं सोडियम Na सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट याद करना, बेकिंग सोडा, बी से बाई कार्बोनेट, बी से बेकिंग सोडा, बी से बेकरी, बी से ब्रेड। अरे वाह भाई साहब क्या मज़ा आ गया। कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू विट्रियोल के नाम से जाने जाते हैं टेक्सटाइल में, तो स्टार लगा दिया जिसपे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा था, है ना। चलिए अगला आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कहानी क्या समझिए, सर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो बेस को लेकर आएंगे, दिमाग में ही रखना, सर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो बेस को लेकर आएंगे, बेस ज़्यादा हो जाएगा तो एसिड को लेकर आएंगे, दोनों को लड़वा देंगे, मज़ा आ जाएगा, बच जाएंगे। चलिए कहानी क्या है समझिएगा। हमने कहा सर अगर मान लो किसान ऐसा है जिसकी सॉइल एसिडिक है, बड़ी प्रॉब्लम होगी,
फसल नहीं तैयार हो पाएगी। जैसे एसिडिक क्यों होगी, एसिड रेन हो गई है ना, रेन में एसिड आ गया, ये आपने पढ़ा होगा। फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ कर दिया। अब सर क्या करें भाई साहब, अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऐसा करो एसिड ज़्यादा है तो बेस ले आओ। सर बेस कौन कौन सा लाएंगे, स्टार लगा लो भैया। बेस को ऐड करो, कौन कौन सा, एक कैल्शियम का ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, एक अभी आपको याद करवाया था स्लैग्ड लाइम। ये दोनों रट लो। क्यों होता है, क्या होता है, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए रट लो इसको। अगला, सर हमारे दांत कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, समझिए। इसलिए देखो ज्ञान की बातें बहुत मज़ेदार। होता क्या है, जब आप खाना खाते हो और रात में ब्रश नहीं करते हो, रात में ब्रश नहीं करते हो, मैं भी भूल जाता हूँ, जब ब्रश नहीं करते हो खाना मुंह में बच जाता है, माउथ के अंदर बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया खाने को खाता है, उससे एसिड बनाता है। अब बताओ, अगर ये एसिड हो जाएगा ज़्यादा तो हमारे दांत ख़राब होने लगेंगे, तो क्या यूज़ करो, इसका मतलब सर हम तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं। तो आपने बहुत पहले एक ऐड देखा होगा, अपने मम्मी पापा या भाई से पूछा होगा कि सर एक ऐड आता था, उनको बताना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो ये नमक की बात नहीं हो रही थी, ये साल्ट की बात हो रही थी। यानी टूथपेस्ट में कौन सा साल्ट होता है, सर बेसिक साल्ट होता है। इससे अच्छा है कि आप मुंह ब्रश करके या मुंह के अंदर माउथ वॉशिंग करके बार बार पिचिर पिचिर करके सो जाया करो। अगला, सर इनडाइजेशन, अभी आपको बताया गया, पेट में अगर HCl ज़्यादा हो जाता है तो इरिटेशन होने लगता है, जिसे इनडाइजेशन बोलते हैं। क्या लेकर आते हैं बच्चा पार्टी, हमने कहा MgOH ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेकर आते हैं। अगला, एंट, चींटी या बी जब काट लेती है तो आपको परपराता है, इसमें एसिड निकलता है। तो अब एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर आएंगे बच्चा पार्टी, बेकिंग सोडा। अभी आपको बताया बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। कोई मुझे फार्मूला बता दे तो मज़ा आ जाए, जैसे जादूगर होते हैं ना, जादूगर, ऐसा जादू दिखाओ मज़ा आ जाए, याद करो। इसलिए मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कैलामाइन लोशन। अगला आते हैं वास्प स्टिंग। वास्प आपने देखा होगा, वास्प जब वो काटता है तो उसमें बेसिक निकलता है, तो आप एसिड लेकर आओ, विनेगर। लास्ट, फैक्ट्री वेस्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसमें एसिडिक चीज़ें आती हैं। आप खुद सोचो, अगर वो एसिड पानी में जाएगा, मछलियाँ मर सकती हैं और पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको बेस के साथ ट्रीट कर देंगे बच्चा पार्टी। अगला इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, जो लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई चैप्टर में यूज़ होगा कि सर अभी आगे भी आएगा, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस कैसे निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा याद कर लो, रट लो। जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल कोई भी ले लो, हमारी एग्जांपल दिया हुआ जिंक, जिंक इज़ अ मेटल। एसिड यानी HCl ले लिया, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। सर कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को जलाओ, पॉपिंग साउंड देगा, पट पट वाला साउंड देगा, तो यानी इसे क्या बोलते हैं, पॉपिंग साउंड। कहानी समझ में आ गई, ओके। सर CO2 गैस कैसे निकलेगी, हमने कहा कोई भी कार्बोनेट ले लो। कार्बोनेट का मतलब अभी बताया था CO3, कोई भी कार्बोनेट ले लो। हमारे सिलेबस में कौन सा कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। सर बेकिंग सोडा का फार्मूला फिर से बना दीजिए, देखो NaCO3, CO3 आया कि नहीं, और CO3 को बताया था बच्चा पार्टी, याद रखो CO3 होता है कार्बोनेट। सर कार्बोनेट को एसिड के साथ जला दें, यानी रिएक्ट करवा दें। एसिड में हमने क्या ले लिया है, विनेगर। कार्बोनेट की जगह क्या ले लिया है, देखो कार्बोनेट की जगह ले लिया है बेकिंग सोडा, एसिड की जगह ले लिया है विनेगर। कौन सी गैस निकलेगी, CO2। सर CO2 का टेस्ट बताइए, हमने कहा बहुत आसान है, स्टार लगा लेना, बहुत बड़ा वाला स्टार लगा लेना। लाइम वाटर, सर लाइम वाटर सुना सुना लग रहा है, हमने कहा सुना सुना क्या है यार, एक बार जब बता दिया याद रख लिया करो, है ना। लाइम वाटर यानी स्लैग्ड लाइम को ही क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम जिसे अपनी अभी आपने बोला है ना। तो देखो स्लैग्ड लाइम, ये लाइम वाटर जिसे बोला स्लैग्ड लाइम, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। जैसे ही CO2 पास करवाते हैं मिल्की कलर होता है। एक्सरसाइज में पूछा गया है मिल्की क्यों हुआ, हमने कहा कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया CaCO3। अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है, हल्दी को वाइट शर्ट पे हल्दी लगाओ और जब साबुन लगाते हैं रेड कलर हो जाता है। सर कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। सर हल्दी जो होती है इंडिकेटर, सोप जो होता है वो बेसिक होता है। और याद करो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि जो टर्मरिक हल्दी होती है बेस में रेड कलर की हो जाती है, इसलिए लाल लाल धब्बा लग जाता है, लाल लाल धब्बा। इसको छुड़ाने के लिए क्या लेकर आएंगे, एसिड, विनेगर या लेमन। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आई थिंक छूट रही थी, अब याद आ गई है। देखिए कहानी, ये जो आपके तीनों होते हैं लिट, ये और
ये जो आपको है ना, आपके ये तीनों, ये होते नेचुरल। ये कैसे होते हैं? नेचुरल। तो ये आप याद रख लीजिएगा या ऐड कर लीजिएगा, ये होते नेचुरल, और ये नेचुरल नहीं है तो इसको सिंथेटिक बोलते हैं, या मैं लिख देता हूँ मैन मेड। अगर वर्ड आए सिंथेटिक तो भी समझ जाना, ये नेचुरल नहीं है, फिनोप्थैलीन। एक और आपको आएगा मेथाइल ऑरेंज, तो अगर कभी आपसे पूछ ले एक्सरसाइज वगैरह में तो इसका ध्यान देना। चलिए, तो ये देखो, ये भी चैप्टर ख़त्म। चैप्टर ख़त्म भैया, ख़त्म। एक्सरसाइज पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन कर लो, डजंट मैटर। एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, बाकी चेक पॉइंट वगैरह कर लेना अब ना, ताकि एक्सरसाइज जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया तो बहुत आसान था। पहला आपसे पूछेगा द एसिड यूज इन कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सा एसिड है? लो, इतना जूम करके दिखाया था, स्टार लगा ले भैया, क्योंकि एमसीक्यू में है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बेसिक नेचर कौन होता है? हमने कहा अरे भैया बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, तो यहाँ पे ऐड कर लेना। हालांकि देखो, अब देखो बुक में क्या है, गलती दी हुई है, बेसिक नेचर अलग चीज़ होती है बेस, बट बता दे रहा हूँ बेकिंग सोडा ये होता है ना, जो बेकिंग सोडा है, तो यहाँ पे आप यूज़ लिख लेना, बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, स्टार लगा लेना। तो मैं बेस में नहीं लिख सकता वरना मेरी पीडीएफ में कमी निकल जाएगी, बट आप याद रखिएगा बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, ठीक। ओके, अगला आता है जो आपको कि भाई साहब फिनोप्थैलीन कलरलेस होता है बेस में, गलत। फिनोप्थैलीन बेस में पिंक कलर का होता है, स्टार लगाया हुआ है। एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क, सोर मिल्क में कौन सा एसिड होता है भैया? लैक्टिक एसिड, लगाया हुआ है। और स्टमक में डाइजेशन कौन करता है? स्टार लगाया हुआ है, HCl, है ना। एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? स्टार लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है कि एसिडिक सॉइल को क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम करता है, स्टार लगाया हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अंदर क्या होता है भाई साहब? स्टार लगाया हुआ है। देखो सारी एक्सरसाइज के MCQ सॉल्व कितने। चलो लॉन्ग बता देता हूँ, लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ताकि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एन एसिड न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, एसिड न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। अब क्या करना, तुम एक्टिविटी पूछी हुई है, इनमें से कोई एक एक्टिविटी बना के लिख देना, मेरे समझ से इनडाइजेशन वाला लिख देना, है ना। तो ये देखो, इनमें से कोई भी आप लिख दोगे तो एसिड न्यूट्रलाइज डेली लाइफ में, तो F1 ये आपका लॉन्ग का 1 वाला है, बस इसको एक्टिविटी के फॉर्म में लिख देना। आप देख लेना एक्टिविटी के फॉर्म में, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। F का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई साहब, F का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कितने आसान तरीके से। चाइना रोज कैसे बनाएंगे? ले भाई साहब, F का क्वेश्चन नंबर 3, F का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई साहब, कितने आसान तरीके से है। अगला उसके बाद आपको E वाला, E का पहला देखो, कंटेन एसिड या बेस, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे मटेरियल विच कंटेन एसिड एंड बेस। ले भाई, इतने सारे एग्जाम्पल तेरे पास एसिड के हैं, इसका मतलब ये E1 हो गया, ये E1 हो गया। सर बेस बता दो, देख इतने सारे लोग बेस के हैं, कैल्शियम, एमोनियम, इतने सारे लोग बीच इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अगला गिव द कलर चेंज, E का क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आपको बताया इंडिकेटर वाला, तो ये E का क्वेश्चन नंबर 2 है। देख लो कितने, एक बार पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं छूटा भाई साहब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हमने कहा देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है, कहाँ गया, हाँ ये है। ई का क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। और डेली लाइफ में क्या यूज़ है ये आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला वाइट इज वाइस टू, अगला ई का क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है, फैक्ट्री वेस्ट वाला, कि भाई साहब फैक्ट्री वेस्ट में क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि एसिडिक होता है, किल कर सकता है। 5वां हो, यूज़ ऑफ साल्ट क्या है? कॉमनली यूज़, तो हमने कहा यूज़ ऑफ साल्ट यहाँ पे पढ़ा, अभी आपको बताया पूरा, है ना, फार्मूला साल्ट। तो ये हो गया आपका ई का क्वेश्चन नंबर 5, साल्ट, उनके यूजेस सब बताए हुए हैं। अगला पेन कास्ट ड्यू टू एंट स्टिंग, रिलीव बाय रबिंग बेकिंग सोडा, आंट स्टिंग वाला, आंट स्टिंग वाला देख लो, ई का क्वेश्चन नंबर 6। देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए यार, मसला ही नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है ना। ये हो गया पूरी। चलिए तो अब आते हैं फिजिकल केमिकल। बाकी जो डी वाला होता है बहुत छोटा होता है, तो एक बार, अच्छा डी वाले में आपसे क्या पूछेगा, जो बार बार पूछे गए हैं, जो इस पर मैंने स्टार लगाए हुए हैं, वो डी वाले हैं पूरे। चलिए अगला क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंज। आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए सबसे पहली बात करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। पहला, सर फिजिकल और केमिकल चेंज आसान लैंग्वेज में पढ़ लो यार। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सब चेंज होते हैं। अच्छा सब्सटेंस वही है। अब मैंने अपनी पेंसिल को तोड़ दिया, आईपैड को तोड़ दिया, हालांकि ऐसा नहीं करूँगा। चलिए मैंने अपनी कोई भी चीज़ ऐसे, आपकी पेंसिल लिया, आपने पेंसिल को तोड़ दिया, पेंसिल तो पेंसिल है, साइज़ कम हो गई,
बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे को यानी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नया नहीं बनता। पेंसिल को आप जोड़ भी तो सकते हो ना, उसको जोड़ सकते हो। तो इसका मतलब 3 चीज़ें तो एक साथ आ गई सर। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, नया नहीं बनता है। रिवर्स है, मतलब आपने ए से बी यानी पेंसिल को तोड़ दिया, बी बन गया, पेंसिल को जोड़ दिया, ए से बी, बी से ए, यानी बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं। केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का। कागज़ को जला दिया, राख बन गई, कागज़ अलग था, राख अलग थी, यानी पहले वाला अलग, बाद वाला अलग। खाना सड़ गया, खाना पहले खाने वाला था, अब सड़ गया, फेंक दिया, नया सब्सटेंस बना है। इरिवर्स, कागज़ को जलाने के बाद, ऐसे दिमाग में रखना सर कागज़ को जला दिया, कागज़ को फिर से कागज़ नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब केमिकल इरिवर्स है, एक ही डायरेक्शन में। और सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए हैं सारे। देखो जैसे इन्फ्लेटिंग द बैलून, साल्ट इन वाटर, आइस, हाँ ये स्टार लगा लेना, ये वाला। ये कई लोग इस पर कन्फ्यूज़ आते हैं, भाई साहब आइस को गर्म करोगे वाटर बनेगा, वाटर को गर्म करोगे वेपर बनेगा, वेपर को ठंडा कर दोगे वाटर बन जाएगा, वाटर को ठंडा कर दोगे आइस। अरे भाई साहब है तो सब वाटर ही, वाटर के ही तो फॉर्म है सारे, चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, चाहे वेपर हो। इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइए। कट कर दिया, तोड़ दिया, बेंड कर दिया, टीयर कर दिया, क्रश कर दिया, वैक्स मेल्ट हो गई, ये 2 एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। अच्छा इसमें देख लो, बर्न कर दिया, कुकिंग कर दिया, रस्टिंग, स्टार लगा लेना। केमिकल मिल्क सोर हो गया, खट्टा हो गया, कर्ड बन गई, फोटोसिंथेसिस नई चीज़ बनती है, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एग फ्राई, फ्यूल बर्न, ये सारे यूज़ आप देख सकते हो कि भाई साहब केमिकल चेंज के कितने यूज़ होते हैं। कितने आसान तरीके से याद हो गया, बस स्टार लगा लेना, बार बार पूछा जाता है। अब आते हैं केमिकल चेंज, किस किस क्या क्या पता लगाएंगे केमिकल चेंज कैसे हुआ, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी कलर चेंज हो सकता है। अब देखो एग्जाम्पल बुक में बहुत अजीब सा दिया है, मैंने आराम से आपको लिखवा दिया कलर चेंज जो आपके दिमाग में है। जैसे अभी आपको पढ़ाया जाएगा तब बताऊंगा, यहाँ पे ये वाला तब बताऊंगा, ठीक है ना। आयरन रस्ट हो जाता है, तो यानी आयरन पे जब जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। और आसान, फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है। हाँ सर, स्टार्च में आयोडीन डालते हैं, ब्लू ब्लैक कलर आता है। अरे भाई साहब कलर चेंज, कच्चा आम होता है या कच्चा फ्रूट होता है, ग्रीन कलर का, पक जाता है येलो या रेड, अरे सर कलर चेंज, केमिकल चेंज। अगला, एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब करते हैं, ये स्टार बार बार आपसे पूछा जाएगा, ये वाला तो ये याद रख लीजिएगा, आपसे बार बार पूछा जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम रिबन, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं वाइट डैजलिंग चमकीला फ्लेम आता है जलाने पर, इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई है। जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अभी बताया था, मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस निकलती है और गर्म होता है तो बीकर गर्म होता है। कार्बन को सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें हीट देनी पड़ती है, गैस निकलती है, अभी आपको जस्ट बताया, इसलिए एग्जाम्पल ऐसा लिखा ताकि याद कर लो। मेटल को, जिंक को हीट HCl के साथ रिएक्ट करवाया, याद रखो जिंक यानी Zn, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साल्ट बनता है कौन, जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। साउंड निकलता है कैसे, अभी देखो, जब हाइड्रोजन गैस को आपने जलाया होगा तो पॉपिंग साउंड निकला होगा। हाँ सर आपने बताया था पॉपिंग साउंड निकलता है। चलिए, क्रैक यानी क्रैकर जो आप पटाखे वगैरह जलाते हैं। लास्ट में आपसे पूछा गया स्मेल चेंज का एग्जांपल पूछा गया है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड की स्पॉइलिंग मतलब क्या है, फूड खाना सड़ गया है, एग जो है रॉट हो गया है, बर्न आपने जला दिया है, ये सारी चीज़ें। अब समझिए अगला, थर्ड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हॉट्स में दिया हुआ है। जब मैं आयरन को सल्फर में मिक्स कर देता हूँ, समझिए मैंने लोहे और सल्फर को मिक्स कर दिया, सिर्फ मिक्स किया हुआ है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप मैग्नेट से लोहे को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन जब जला दोगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा, यानी आयरन सल्फाइड बन जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एक्सरसाइज में पूछी हुई हैं, तो स्टार लगा लेना। एक्सरसाइज में आपको बोल रहा हूँ कहाँ पूछी गई हैं, बता दे रहा हूँ। आपका 7 एफ लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 7, अभी हम उस पर आएंगे, बट फिर भी लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 7, तो एफ का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से पूछा। मैं आसान भाषा में कैसे याद कराऊंगा, समझिए ऐसे, जब भी किसी चीज़ को जलाते हो तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हो, हाँ, तो क्या बनता है, ऑक्साइड। क्या बनता है, किसी चीज़ को जलाओगे तो ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन को जलाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Mg को जलाया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम को जलाया तो कैल्शियम का ऑक्साइड, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले चैप्टर में क्विक लाइम बोला था। किसी को याद है क्विक लाइम, लाइक तो कमेंट करो। अगला, अगर मैं ऑक्साइड, यही जो ऑक्साइड बना है, इसको वाटर में रिएक्ट करवाऊंगा तो हाइड्रोक्साइड बनता है, दिमाग रखिएगा। अगर मैं ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट करवाता हूँ क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ पे,
जस्ट अ मिनट, कुरकुरे खा लो थोड़ा सा। कहाँ गया यार? ओके चलो। तो ऑक्साइड को रिएक्ट करवाऊंगा वाटर में, हाइड्रोक्साइड कैसे? सर कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट करवाएंगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर बोलते हैं या कई बार स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे। कितने आसानी से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर सल्फर से रिएक्ट करते हैं तो सल्फाइड बनता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, देख लेना। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे देखो सर, कार्बन को सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड। आयरन को रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन सल्फाइड। अब ये डाई क्यों लगता है, क्या लगता है, अगर आप नहीं भी इतना लिखोगे तो भी मसला नहीं, सही कर दिया जाएगा, आप 7th के बच्चे हो। चलो अब अगर फिर अगला, सर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी ज़्यादा, क्यों सर? एसिड कंसनट्रेट होगा, कोरोसिव नेचर का होता है, जल सकते हैं। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो गया है। किसी भी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं सर, साल्ट और CO2 गैस मिलती है, पानी। जैसे बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि भाई साहब सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं स्टार सब पे नहीं लगा रहा हूँ, वहाँ आप एक्सरसाइज में देखना, तो एक्सरसाइज में जो पूछा गया उस पर स्टार। अगला, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछिए, मतलब क्या सर? जैसे A और B एक साथ बैठे हैं, हाँ सर A और B एक साथ बैठे हैं, C वाला आया, A को या B को, किसी एक को हटा दिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ, जी हाँ देखो ध्यान से, कॉपर के साथ कौन बैठा है? सल्फेट। कौन आया? Fe यानी आयरन, कॉपर को कर दिया अलग, खुद बैठ गया साथ में। तो ये अब इसमें बता दे रहा हूँ अभी से कौन कौन सा पूछा गया है, फिर बोल रहा हूँ कौन कौन सा पूछा गया। पहला, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, तो यानी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ये पूछा गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये पूछा गया है। जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये पूछा गया है। कॉपर सल्फेट को आयरन नेल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये पूछा गया है आपसे। और एक और पूछा गया है, जब आयरन फिलिंग को सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कहाँ गया? हाँ, आयरन फिलिंग को सल्फ़र के साथ, तो ये पूछा गया बार बार आपसे। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, रस्टिंग। अरे भाई साहब स्टार नहीं, महा स्टार लगा लेना इस बात को, वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला समझिए कहानी क्या है। रस्टिंग, जब आयरन के आर्टिकल को, ओ नहीं है ए है, मोइस्ट एयर, मोइस्ट एयर का मतलब होता है पानी और ऑक्सीजन दोनों हैं, मोइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रखा जाता है, ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। क्या कलर चेंज आया? यस सर। क्या इट इज़ अ केमिकल चेंज? यस सर। कहानी समझिए, Fe आयरन, H2O और O2 पानी प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेता है? Fe2O3, स्टार लगा लेना वाबलक, स्टार। इसे बोलते हैं आयरन का ऑक्साइड, लेकिन पानी है तो लगा दिया हाइड्रेटेड, और इसे ही बोलते हैं रस्टिंग। सर ये पूछा जाता है एक्टिविटी बता दो, हमने कहा देखो एक्टिविटी ऐसे ही बना देना। सर स्कील को हमने जब ड्राई एयर में रखा, सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर में, और कुछ भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जब वाटर में रख दिया, सिर्फ वाटर है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रस्टिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे ही एयर और मॉइस्चर को साथ में रखा, तुरंत इस पर धीरे धीरे रस्ट लगने लगा। हॉर्स में क्वेश्चन है, कोस्टल एरिया में ज़्यादा जंग क्यों लगती है? हमने कहा सर वहाँ नमी ज़्यादा होती है, एयर तो है ही, साथ में नमी मिल गई। अब बताओ इसको बचा, ये एक्टिविटी भी हो गई, कंडीशन भी आपने बता दिया क्या क्या चाहिए, साथ में एक्टिविटी भी हो गई, ठीक है ना। अगला प्रिवेंशन क्या क्या है सर, कैसे बचाएंगे? 100% क्वेश्चन आने वाला है सर। पहला पेंट कर देंगे, जैसे ही पेंट कर देंगे या ग्रीस लगा देंगे, दो अलग अलग पॉइंट है, एयर और वाटर आ ही नहीं पाएगा। अगला पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन, देखो मैंने लिखा आयरन, उसके ऊपर बना दिया कलर वाला कि भाई साहब जिंक की लेयर। तो अगर पूछा जाए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, टीचर बार बार पूछता है, तो हम बताएंगे जिंक की लेयर होती है आयरन के ऊपर, ये खुद रिएक्ट करता है, आयरन को बचाता है। और एलॉय, सर एलॉय, तो एलॉय बनाने की प्रोसेस क्या मतलब है सर? देखिए जब किसी मेटल के अंदर, समझिए कहानी, जब किसी मेटल के अंदर किसी मेटल को मिक्स कर देते हैं, या मेटल के अंदर नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, उसे बोलते हैं एलॉय, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एलॉइंग। जैसे स्टील के अंदर इतने सारे मेटल, Fe, Mg, Cr मतलब क्रोमियम, Mn का मतलब मैग्नीज प्लस कार्बन होते हैं, ख़त्म। अगला क्रिस्टलाइजेशन, कुछ नहीं, आसान, क्रिस्टल बनाने की प्रोसेस कैसे? मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे समुंदर के आसपास का एरिया होता है, उसमें पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है और इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, साल्ट बन जाता है।
लेकिन किससे बनेगा? सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या है? ढेर सारा मिला हो। जैसे सबसे आसान बताता हूँ, घर में जाना, एक चीनी होती है या नमक ढेर सारा, छोटी सी गिलास के अंदर, छोटी सी प्याली में ढेर सारा नमक घोल देना, एकदम बढ़िया से घोल देना एकदम बढ़िया वाला घोल देना। जब उसको गर्म कर देना, ठंडा कर देना, तो आप देखोगे कि आपको क्रिस्टल बन जाएगा। एक्टिविटी में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया, उसको हीट कर दिया। सर हीट क्यों किया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाए। हम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? ताकि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट बन जाए, है ना, ज़्यादा घुल जाए। उसको ठंडा कर दो, ब्लू कलर का क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ब्लू से लिख भी दिया है। तो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? तो मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू कलर। देखो तो किस कलर का बनता है भाई साहब? ब्लू कलर। लो, चैप्टर डन, चैप्टर ख़त्म। आ जाता हूँ एक्सरसाइज पे आपके, टन से एक्सरसाइज पे। सबसे पहले एमसीक्यू पे आता हूँ। मोस्ट केमिकल चेंज, एक बात तो हमने कहा सर जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होते हैं ज़्यादातर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये तो पहले ही बात कर लिया है, बताने की ज़रूरत है नहीं, पिछले चैप्टर में। अगला आपसे पूछा गया है, राजीव एक्सपेरिमेंट पूछा गया है पूरा, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो हमने कहा पहले ही हमने बताया था, जब जिंक को एसिड के अंदर रिएक्ट कराएंगे कौन सी गैस निकलेगी बालक? कौन सी गैस निकलेगी? पहले ही बोला था। कौन सी गैस निकलेगी? हमने कहा पहले ही बोला था, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कलर चेंज करता हूँ यार इसका। कौन सी गैस निकलेगी? स्टार, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, पिछले बार भी मैंने बताया था। ठीक, कौन सी गैस निकलेगी? तो स्टार लगाया था, तब भी फिर भी लगा रहा हूँ। अगला, कौन सा केमिकल चेंज होता है? तो हमने कहा यार देख लो, बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। तो बर्निंग है, केमिकल चेंज होता है। लास्ट में आता है कि आपके पास कितने मेथड, पांचवा। तो देख लो, खुद सोचो कि आप रस्टिंग को कैसे कैसे बचा सकते हो। पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग। ऑप्शन में दिया गया है डिपिंग इन वाटर, नहीं बचा पाओगे, है ना। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो लॉन्ग, ताकि पहले लॉन्ग ही हमेशा करते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो हमने कहा रस्टिंग वाला हमने एक्टिविटी किया हुआ था, तो कर लो। तो हमने कहा यार ये तो एफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो F1 लिख दिया यहाँ पे, एफ का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड बाई विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंशन वाला एफ का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सॉल्व पूरा। डिस्क्राइब एक्टिविटी टू मेक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने कहा ये भी अभी करवा दिया है, एफ का क्वेश्चन नंबर 3 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, हमने कहा ये भी करवा दिया है, एफ का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसलिए मैंने बोला था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। लो भाई साहब, एफ का क्वेश्चन नंबर 5 है। सर 6 वाला बता दीजिए। एक आपको दिया हुआ है एक्टिविटी, हालांकि टीचर नहीं देगा, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाया है इस चैप्टर के अंदर, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस वाला, तो आप इसको स्टार लगा लेना। और 7 वाला मैंने आपको बता ही दिया है, जो 7 पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, तो ये एफ का 7 वाला क्वेश्चन था। वो सारे क्वेश्चन हो गए भाई साहब, है ना। अगला, और आपसे पूछा गया शॉर्ट का, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आए हुए हैं, ई का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रस्ट आपसे पूछा गया है, तो भाई सब लोग, तो ई का क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया आपका। अगला, वाई सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज, हमने कहा सोरिंग ऑफ मिल्क से क्या बन जाता है, देख लो एक लाइन के अंदर, यार ये शॉर्ट में दिए हैं, 3 नंबर में टीचर पूछ लेगा आपसे। हमने कहा यार ये तो नया, देखो जैसे मिल्क सोर हुआ कर्ड बन गया और नया सब्सटेंस बन गया, और नए सब्सटेंस को बनने को क्या बोलता है, केमिकल चेंज। डिफाइन एलॉइंग को डिफाइन कर दो, एलॉय बनने की प्रोसेस कहाँ चली गई भाई, हाँ एलॉइंग, तो एलॉइंग आपसे पूछ लिया है, तो ई का क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है ये 4। अगला आपसे पूछ लिया है क्रिस्टलाइजेशन, ई का क्वेश्चन नंबर 5। अगला, और हाउ डज गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट रस्टिंग, ई का क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछ लिया। सब घूम फिरा के देखो सारे क्वेश्चन हो गए यार। डी वाले आसान होते हैं, टेंशन है नहीं किसी बात का, बस खत्म। आते हैं आप सीधा किस पे, रेस्पिरेशन, आसान टॉपिक। पहला क्वेश्चन हो गया, समझिए, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो हमने कहा कि देखो ब्रीदिंग का मतलब सीमित दिमाग में, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। रेस्पिरेशन का मतलब होता हुआ है कि ऑक्सीजन गया खाने के पास और कहा मुझे एनर्जी दे दे भैया। इतना दिमाग में रखो, सारी कहानी क्लियर। आप समझना, देखो एक एक बात में। डिफिनीशन, एयर को लिया और छोड़ दिया, ब्रीदिंग है। अब बताओ, नाक से लिया, विंड पाइप में गया और फेफड़े में गया,
फिजिकल है, मेहनत कर रहे हैं, और फिजिकल के साथ साथ ये क्या है, आपको ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, ब्रीदिंग, तो कॉल्ड ब्रीदिंग, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब वही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि बुक ने लिखा हुआ है फिजिकल या मैकेनिकल, मैकेनिकल या अच्छा, जब सांस लेते हो या छोड़ते हो कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, इसमें आप सिर्फ सांस लेते हो, तो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, 3-4 पॉइंट लिख देना। रेस्पायरेशन में क्या होती है कहानी, रेस्पायरेशन में पूरी भाई साहब O2 से फूड ब्रेक होता है, एनर्जी मिलती है, सेल के अंदर होता है, बायोकेमिकल है यानी लिविंग सेल की बॉडी के अंदर होता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बालक, और ऑक्सीडेशन कोई पूछ ले हम कहेंगे O2 का ऐड होना। अब ये कहानी देख लो सर, रेस्पायरेशन क्या कहानी होती होगी, एक बार देखो, ये जो आपको हरा हरा है वो सेल है, हरा हरा है सेल। नंबर 1 का मतलब क्या है सर, ऑक्सीजन बाहर से आई, सेल के अंदर ग्लूकोज पहले से था, आपने चैप्टर नंबर 2 में, अशरफ सर को याद करो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया गया था आपको, है ना। चलो, तो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन आया, ऑक्सीडेशन हुआ यानी ऐड हुआ। नंबर 2 पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। नंबर 3 पे एनर्जी निकलेगी, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा। नंबर 4 पे CO2 को निकाल दिया जाएगा। सर रेस्पायरेशन कितने टाइप का होता है बालक, हमने कहा 2 ही टाइप का पढ़ ले, क्या क्या सर, एरोबिक एंड एनएरोबिक। हमने कहा इस पे स्टार लगा दे भाई साहब, इसको बंद कर दे डब्बे के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसान भाषा में याद करा दूंगा, कभी टेंशन नहीं लेने का। हमने कहा सर एरोबिक, एयर को आने दो यानी ऑक्सीजन है, एनएरोबिक में नहीं है। जब सुनो ऑक्सीजन है सर, अभी आपने बताया ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन और होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन है ग्लूकोज पूरा टूट जाएगा, एनएरोबिक में अधूरा टूटेगा। सर एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबको पता है सांस लेने पे CO2 मिलता है, CO2 दोनों में मिलेगा, इसमें स्टार लगा ले बालक, इसमें एल्कोहल भी बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल, कौन सा, एथाइल एल्कोहल। कई बार बालक इसे एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसे एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, पर ठीक है अभी एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। तो मैं लिख देता हूँ, कई बालक ऐसे भी होंगे जो बुक पढ़ रहे होंगे, जिनके घर वाले हैं, मेरे वीडियो बहुत सारे लोग घर वाले भी देखते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, ठीक है ना। चलिए एनर्जी, खुद सोचो, एरोबिक रेस्पायरेशन में पूरा टूटा, और अगर पूरा टूटा तो ढेर सारी एनर्जी, तो ATP क्या है सर, एनर्जी करेंसी है, बाद में समझाऊंगा। अभी जैसे समझना, ऐसे जैसे हम सब हर चीज़ पैसे के लेन देन से करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं पैसे का लेन देन करते हैं, ऐसे इस सेल में कुछ भी होता है एनर्जी के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, एनर्जी दे दे, एनर्जी ले ले, कोई भी काम करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, इसमें कम। अब कहाँ कहाँ होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनएरोबिक ईस्ट के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, और फ्लैट वार्म जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर रहते हैं, उनके अंदर उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। अब आते हैं अगला, नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहानी क्या है समझिएगा, बार बार टीचर आपसे पूछता रहता है, ग्लूकोज या शुगर, ग्लूकोज बोलो या शुगर बोलो ना, चलिए ग्लूकोज शुगर। ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या बन जाएगा, CO2, H2O और एनर्जी। अगर ऑक्सीजन नहीं है किसके अंदर होगा, देखो कट का मतलब नहीं है, स्टार लगा लेना बालक, इसे ही क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, तो यानी एन एरोबिक को ही क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे आप ऐड करके कहीं पर लिख सकते हैं कि जो एन एरोबिक होता है इसको क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन आप ईस्ट, तो इसलिए स्पेशली मैंने ईस्ट के अंदर उसको लिखा हुआ है। एल्कोहल बनता है तो एल्कोहल स्टार लगा लेना, मैंने तब भी बोला था। और अगर समझिए ये कम पूछते हैं, अगर जैसे हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि आपको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, बार बार आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इस कंडीशन में हैवी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की कमी, कट का मतलब क्या है यहाँ पे, ना के बराबर या कमी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मसल सेल के अंदर कमी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो एनएरोबिक है ना, कट का मतलब कमी है, मसल सेल के अंदर ये होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है और फैटीग आ जाता है ना, ये प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। अगला, अब आते हैं ह्यूमन रेस्पायरेशन। पहला आपसे पूछेगा भाई सब कहाँ कहाँ से जाता है, हमने कहा देखो पहले नाक से गई, तो नाक में क्या होता है, हेयर होते हैं, वो फिल्टर करते हैं और वार्म करते हैं, मॉइस्ट करते हैं हवा को, तो इतने सारे काम करते हैं, और ये काम जो है हमारा माउथ नहीं कर पाता है, इसलिए बोला जाता है माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई पूछे क्यों नहीं, तो हमने कहेंगे नाक में होते हैं हेयर्स जो फिल्टर करते हैं, ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, हवा को वार्म करते हैं, नम कर देते हैं, फिर कहाँ जाएंगे, ट्रैकिया में जाएंगे, इसी ट्रैकिया को ही बालक विंड पाइप बोलते हैं,
हालांकि और भी पार्ट होते हैं जो मैंने आपको डायग्राम में आपको आसानी के लिए मैंने ये बनाया है, वरना देखो नंबर 1 लिख दिया, यहाँ पढ़ लेना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। उसके बाद एल्वलाई में जाते हैं बालक, स्टार लगा लेना। एल्वलाई किसके अंदर होती है? हमने कहा भाई साहब एल्वलाई होती है लंग्स में। किसमें? लंग्स में। और सारी कहानी यहीं पे होती है। क्या क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है, स्टार लगा लो। मतलब क्या है? O2 ब्लड तक जाती है, ब्लड से CO2 वापस आती है। देखो ये एल्वलाई होती है। एल्वलाई का स्ट्रक्चर बालक याद रखिएगा, डायग्राम दिया हुआ है तो ब्रोंकियोल, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, है ना, ये बना देना। और एल्वलाई ये आपका पूछा गया है। अब आते हैं कि सर और क्या है। देखिए अब पांचवा हमने कहा सर लंग्स, यानी लंग्स कितने होते हैं? 2। स्पोंजी होते हैं, गद्देदार आर्गन होते हैं चेस्ट में। अब यहाँ इन थोरैसिक कैविटी, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे थोरैक्स वाली कैविटी है, मतलब ऊपर सीने की तरफ जो रिब से बनी होती है। रिब जानते हो ना, रिब वाली। बैकबोन पीछे की हड्डी, स्टर्नम सीधे, आप डायग्राम देखो तो आपको पता चलेगा। अगला इनका जो फ्लोर होता है वो डायफ्राम होता है। मसल होती है मस्कुलर, तो देखो मसल होती है, डोम जैसा होता है, ये डोम शेप बोलते हैं। अब प्रोसेस क्या होगी, पूरी कहानी समझना, ये वाला प्रोसेस वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे? समझिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती कहाँ तक? लंग्स तक। ये बात तो सभी को पता है। ऑक्सीजन आई और लंग्स से CO2 गई, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है सर। अब जो लंग्स में है, लंग्स में क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब वही बताऊं, ऑक्सीजन आ रही, CO2 जा रही। तो जो एक्सचेंज किसका हो रहा है भाई? पैसे का नहीं हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ गैसेस का हो रहा है। तो लंग्स और ब्लड के बीच में इसे बोलते हैं एक्सटर्नल। और अगर ब्लड से बॉडी सेल के अंदर चला गया, इसे बोलते हैं इंटरनल। और अगर सेल ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दिया ऑक्सीजन का यूज़ करके, इसे बोलते हैं सेलुलर। तो कितने आसान तरीके से आप इस लाइन को बना सकते हो एकदम आराम से। अच्छा ये देखो, एयर जब अंदर जाती है लंग्स में, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। बाहर गई तो एक्स, देखो आई तो इन, सब में दोनों में देख लो, रटने का आसान तरीका। जब हम हैं तो क्या दिक्कत? आई है तो इन है, आई है तो इन है, गई है तो एक्स है, एक्स का मतलब एग्जिट, एक्स का मतलब एग्जिट। और ये बात सभी को पता होती है, जो इनहेल्ड एयर है, जो हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि CO2 नहीं होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और एक्सेल वाले में CO2 ज़्यादा होती है। ये एक्टिविटी पूछी गई है, वी एक्सेल CO2, एक्टिविटी से बताओ। हमने कहा सर लाइम वाटर लिया, सर लाइम वाटर का फार्मूला बता दीजिए तो और मज़ा आ जाए। हमने कहा यार बार बार बता रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, इसलिए एक लाइक तो कर दो यार सभी लोग। तो बताओ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। इसमें आपने फूंक मार दिया है, कौन सा कलर हो गया? सर मिल्की कलर हो गया है। बता दे बालक क्या बना होगा? CaCO3 बना होगा। कितने आराम तरीके यार पूरी। तो मैं जब पढ़ाऊँ कोई दिक्कत नहीं। और 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आराम से आओ। हमने कहा सर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बता दीजिए। हमने कहा बालक ऐसा याद कराऊंगा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ऐसा याद कराऊंगा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। कैसे याद कराएंगे सर? देखो रिब्स और मसल, अब देख लो ये होती है रिब्स, मसल, अरे रे 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 रे, गलती हो गई यहाँ पे। रिब्स प्लस डायफ्राम मसल, रिब्स की मसल और डायफ्राम। तो भाई साहब जिनकी PDF वगैरह मैंने भेजी होगी एक बार देख लेना। हालांकि आप एक ही, डायफ्राम भी मस्कुलर होता है बट नाम में ऐसा नहीं वो गलती है, बट गलती तो है भाई, है ना। डायफ्राम तो मैंने लिखा ना, यहाँ मसल होती है, तो बस ऐसे। तो रिब्स और डायफ्राम हेल्प करते हैं। पहली बात तो ये। सर इंस्पायरेशन बताइए, बहुत आसान बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही आसान, एक बार देख लो। डायफ्राम गया नीचे, रिब्स गई ऊपर, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कहानी समझिए बालक, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ आसान तरीके से। देखो पहले था ऐसे, पहले डायफ्राम था ऐसे। अब अगली वाली कंडीशन में देखना, ये कहाँ गया? नीचे गया, और जैसे ही नीचे गया सीधा हो गया। क्या जगह बढ़ गई होगी? हाँ सर, पहले इतने एरिया में था, अब उसने नीचे वाला भी एरिया ले लिया है, मतलब जगह बढ़ गई है। जगह क्या हो गई है? बढ़ गई। तुमको बस दिमाग में एक ही बात रखना है, जगह को बढ़ाया है, प्रेशर को घटाया है। देखो चेस्ट कैविटी वॉल्यूम ज़्यादा, जगह को वैसे दिमाग रख लो। कुछ नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, रिब्स आगे गई। यहाँ पे देख लो, फिर से नारा लगाओ रे बाबा, है ना। आज मैं जादूगर बन रहा हूँ ना, जादूगर, जैसे जादू वाले आते थे, एकदम ऐसी लैंग्वेज। रिब्स गई आगे, डायफ्राम गया नीचे, रिब्स गई आगे, डायफ्राम गया नीचे। जगह को बढ़ाया है, प्रेशर को कम किया है। ऐसे याद करो, जगह बढ़ाया है, प्रेशर घटाया है। कभी गलती नहीं होगी यार, कभी नहीं। फिर बार बार क्वेश्चन आएगा, पक्का है।
जगह को बढ़ाया है, प्रेशर को घटाया है। अब सुनो, अंदर प्रेशर हुआ कम, बाहर प्रेशर हुआ ज़्यादा, तो हाई से लो, प्रेशर बाहर से अंदर आई गैस, इंस्पायरेशन। पढ़ के देख लो, उल्टा करो, उल्टा करो। सर फिर से, डायफ्राम अपनी जगह लौट गया, रिब्स अपनी जगह लौट गई, जगह को घटाया है, प्रेशर को बढ़ाया है। मतलब ऐसा है, जगह और प्रेशर उल्टा होगा। तो हमने कहा सर जब जगह को बढ़ाया, प्रेशर घटाया, तो क्या हुआ? इंस्पायरेशन। सर जगह घटाया तो प्रेशर बढ़ाया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो हवा अंदर से जाएगी बाहर, कॉल्ड एक्सपायरेशन। हो गया, कहानी ख़त्म। डायग्राम देख लो, डायग्राम बना के चला आना, ऐसा डायग्राम ऐसे बना के चले आना। अब आते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? हमने कहा सर बालक एक काम करना, प्लांट्स में ऐसी कहानी होती है, डे और नाइट की अलग अलग कहानी होती है। एग्जाम्पल स्टार लगा लेना, बच्चों को समझ में आता नहीं है, सही बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस डे। अब सब बताओ, दिन में फोटोसिंथेसिस CO2 लेता है, सही बात भाई, फोटोसिंथेसिस दिन में होती है। रेस्पायरेशन हमेशा होता है। रेस्पायरेशन भाई देखो, सांस तो हमेशा लोगे, चाहे सो रहे हो चाहे ना रहो, दिन भर चाहे लाइट। तो फोटोसिंथेसिस पहली बात, सर फोटोसिंथेसिस दिन में होती है, रात में नहीं होती है। रेस्पायरेशन हमेशा होती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है, O2 देता है। वाह वाह, क्या बात है, CO2 लेता है, O2 देता है। रेस्पायरेशन में हमने कहा रेस्पायरेशन अभी पढ़ के ऑक्सीजन आएगा, CO2 जाएगा। कहानी उल्टी हो रही है, बस कहानी बताएं क्या है, पूरी कहानी समझना। प्लांट दिन के अंदर O2 ज़्यादा देता है लेने, देखो फोटोसिंथेसिस में उसने ज़्यादा O2 दिया, O2 लिया कम, तो बताओ क्या बचेगा? मैंने कहा एग्जाम्पल ले लिया, 100 O2 देता है, 50 O2 लेता है, तो नेट क्या बचेगा? हमने कहा नेट O2 देता है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ के देख लेना। नाइट में क्या कहानी होगी? सर नाइट में फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, इसका मतलब O2 देगा नहीं, तो इसका मतलब रेस्पायरेशन तो होगा, वो सिर्फ O2 का यूज़ करेगा, CO2 देगा। तो क्या होगा? ये पूरी कहानी CO2 देता है। तो दिन में O2 देता है, रात में CO2 देता है, तो ऐसी कहानी होती है। अगला, गैस एक्सचेंज कैसे होगा? सर प्लांट्स में तो हमारे अंदर लंग्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स में तो होता नहीं है। अब प्लांट्स में होता नहीं है तो प्लांट्स क्या करेंगे? लीव्स में स्टोमेटा से करेंगे, स्टेम में स्टार लगा लेना, लेंटिसेल से करेंगे, ये पूरा। अच्छा, गैस का जो एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज बता रहा हूँ, बाई डिफ्यूज़न। किससे होगा? डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस, ये आगे आपको जाके पढ़ाई जाएगी। डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस होती है, वो आपको बताई जाएगी ना, डिफ्यूज़न। ठीक, चलिए ये होगा। अब आते हैं कुछ यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं, अलग चीज़, अमीबा वगैरह का, ठीक है। अर्थवॉर्म स्किन से, जैसे हमारे अंदर ना, सब हमारे अंदर क्या होता है भाई, सब लंग्स होता है, उससे लेते हैं। अब सभी के अंदर तो होता नहीं है, इस पर कौन कौन सा काम का है समझिए। फिश का स्टार लगा लेना। गिल्स से O2 लेते हैं, किससे? वाटर से, वाट नहीं, वाटर से, वाटर से, ठीक है ना। तो टैडपोल जो होते हैं वो गिल्स से लेते हैं, और जो एडल्ट होते हैं, फ्रॉग में 2 टाइप के होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडल्ट। फ्रॉग में ये, फ्रॉग की कहानी अलग होती है थोड़ी सी। फ्रॉग में जब ये टैडपोल होंगे, छोटे होते हैं, तो ये गिल्स से लेते हैं पानी के अंदर, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो है लंग्स और स्किन से लेते हैं ना। इंसेक्ट, ट्रैकिया, इंसेक्ट का स्टार लगा लेना। ट्रैकिया एयर ट्यूब होती है, और बर्ड में जो है एयर सैक्स होते हैं, लंग्स में लंग्स और एयर सैक होते हैं। मैमल्स यानी हम सब, वो लंग्स में से लेते हैं, डॉल्फिन वगैरह भी और व्हेल वगैरह। चलो देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है आपके, एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। चलिए, पहली चीज़ उसने कहा है ड्यूरिंग द इनहेलेशन, पहला क्वेश्चन स्टार, इनहेलेशन में डायफ्राम कहाँ जाता है? तो हमने कहा यार डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली बात तो ये, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे दो स्टार लगाया हुआ। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, बट लंग्स, जैसे हालांकि जब ह्यूमन की बात करेगा तो गिल्स की बात नहीं करेंगे ना। जैसे देखो, हम ह्यूमन की बात करेंगे तो नोज़ भी आएगा, ट्रैकिया आएगा, एल्वेलाई आएगा, फेरिंग्स आएगा, बट जो गिल्स होता है ना मछलियों में होता है, इसलिए कॉमन। एक्सेल एयर, जो अभी बताया आपको, जो एक्सेल्ड एयर होता है उसमें कौन ज़्यादा होता है? सभी को पता है यार, CO2 निकालते हैं। ब्रीदिंग रेट अभी बताया 16 से 18 होता है ना। एन एरोबिक रेस्पायरेशन कौन करता है? हमने कहा ईस्ट करता है, वो तो आपको स्टार लगवा ही दिया था, ईस्ट करता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स बिटवीन जो है लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड, एयर और ब्लड के बीच में जो
होता है एयर और ब्लड, तो हमने कहा यार लंग्स यानी एयर और ब्लड के बीच में, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये पूछा गया आपसे। लॉन्ग में पहले देख लेते हैं फिर ताकि शॉर्ट में आते। पहला, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक, तो हमने कहा यार लगा लेते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक। एक मिनट, पेंसिल बंद हो गई। ओके, एरोबिक एंड एनएरोबिक, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है F का 1, देखो इसलिए बता रहा हूँ, F का क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा डायग्राम आपको एल्वेलाई वाला डायग्राम आपको मैंने बोला था, तो ये आपको पूछा गया है F का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डायग्राम। और इसमें आपसे पूछा है नेम द पार्ट वेयर गैसेज एक्सचेंज, गैस कहाँ एक्सचेंज होती है, तो ये यही वाला देखो मैंने बताया गैस एक्सचेंज एल्वेलाई। तीसरा, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, तो ये आपको ये पूछा गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, F का 3। वही कहानी है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, डायफ्राम नीचे गया है, जगह को बढ़ाया है, प्रेशर को घटाया है, तो बाहर की प्रेशर को अंदर लाया है, बस हो गया। चौथा पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ प्लांट सेल ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, प्लांट सेल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन, तो आपको गैस का एक्सचेंज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस एक्सप्लेन कर देना। F का क्वेश्चन नंबर 4। अगला आपसे पूछा है ईस्ट प्रोड्यूस एथाइल अल्कोहल एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ईस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इट, तो एनएरोबिक होता है, और इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है, तो वाइन वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो आई थिंक मैंने कहीं लिखा नहीं है इसको, तो इसको देख लेना इसको, तो ईस्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, तो मैं यूज़ लिख देता हूँ, इसी वक्त लिख देता हूँ ना इसका यूज़ ईस्ट का, वेट जस्ट वेट, ईस्ट का मेक वी वाइन और बियर, तो यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, किस पेन से लिखूँ, ओके, तो बियर एंड वाइन बनाने में ईस्ट का यूज़, बियर वाइन फिलहाल है ना, ये सब बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है, तो ये आपका मिल जाएगा F का क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 5। देखो लॉन्ग वाले सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, लॉन्ग वाले सारे क्वेश्चन। अब आते हैं ई वाले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, इसने सिर्फ इनहेलेशन पूछ लिया है, तो हो सकता है टीचर 2-2 क्वेश्चन दे दे, तो भाई साहब ई का आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, चलो मतलब ये पूरा। उसके बाद टेडपोल ऑफ लार्वा ऑफ ब्रीथ बाई गिल्स वाटर रेस्पिरेटरी ऑफ एडल्ट फ्रॉग, बता 2 नंबर में एडल्ट फ्रॉग में क्या है, अभी बताया आपको एडल्ट वाले में, तो ये आपसे मैंने आपको स्टार ई का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार लगा लो। एडल्ट में लंग्स और स्किन दोनों से काम करता है, और विच सब्सटेंस, अच्छा ये तो सॉरी ये तो आपका वेट ये डी का 2 है ना, गलती हो गई मुझसे, ये डी वाला, तो हम डी पे तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट डी वाला छोटा होता है, ई पे बात कर रहे हैं। ई में दिया है, हो गया ई का 1, व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन एंड व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो मैंने कहा फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक, तो यानी यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है ई के क्वेश्चन नंबर 2 में। गिव कंपोजिशन ऑफ एक्सेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर, वाई डज देयर कंपोजिशन डिफर, जाहिर सी बात है एरोबिक और ये पूरा, ये इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर, आप देखिएगा ई का क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, आई थिंक ये 3 वाला, दोनों अलग अलग होते हैं। और अच्छा क्यों होता है ऐसा, भाई जाहिर सी बात है O2 का यूज़ करते हैं, CO2 को रिलीज़ करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक। अगला माउथ वाला जो आपको बताया था मैंने कि माउथ से नहीं लेना चाहिए, ये आपका ई का क्वेश्चन नंबर 4 है, ई का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला प्लांट, वाई डू प्लांट नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ क्यों नहीं करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था यार, आ जाएगा ई का क्वेश्चन नंबर 5, तो ये ई का क्वेश्चन नंबर 5। अब कहानी देखो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ये आपसे टीच आएगा तो आप कंफ्यूज, मैं फिर बोल रहा हूँ फोटोसिंथेसिस से, ऐसे कहना सर फोटोसिंथेसिस से, देखो लिखा हुआ है ना वाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ क्यों नहीं करते हैं, तो हमने कहा यार देखो फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, रिलीज़ ओवरऑल कौन करता है, O2 देता है, कि O2 ज़्यादा होता है ना, ये कहानी। तो ये पूरे देखो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो। अब आते हैं मोशन चैप्टर, तो क्या मोशन चैप्टर पढ़ा दिया जाए, बट बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये 4 चैप्टर बहुत ईजी हैं। मोशन ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, मोशन चैप्टर उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आएगा जो बच्चे मोशन को अच्छे से पढ़े होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, कहानी समझ में। तो इसलिए मोशन चैप्टर जिसको भी नहीं समझ में, उसका भी वीडियो बहुत छोटा सा है, आप अपनी नोटबुक से पढ़ सकते हैं, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, या आप कह सकते हैं कि मोशन को मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चाहे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या नीचे जस्ट वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। क्योंकि मोशन को जल्दबाजी में पढ़ाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरी समझ से,